आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ ऑसिलेशंस। तो आज तुम लोग समझना कि ऑसिलेशन होते क्या है, मतलब ऑसिलेशंस का मीनिंग क्या है। तो पहले हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ ऑसिलेशन और फिर आज मैथमेटिक्स भी पूरी करेंगे हम ऑसिलेशन की। बहुत आसान टॉपिक है, कोई इतने ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है ना। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपना आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ ऑसिलेशन। तो पहले तुम समझना कि ऑसिलेशन होता क्या है। पहले आप लोग समझना कि ऑसिलेशन होता क्या है। इसे सपोज करो कि ये कोई दीवार है। मान लो कि ये कोई दीवार है और यहां पे कोई मास हैंग कर रहा है और मान लो कि ये लेंथ है एल। तो अगर मान लो मैं इस मास को थोड़ा ऊपर लेके जाऊं और रिलीज करूं, मान लो कि ये कोई दीवार है और दीवार से यहां पे कोई मास एम हैंग कर रहा है एल दूरी पे। मान लो मैं इस मास को थोड़ा ऊपर लेके जाऊं और रिलीज करूं, तो होता क्या है, वो नीचे आता है, फिर पीछे जाता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर वापस आगे जाता है, फिर अपनी जगह पे आता है, फिर पीछे जाता है, फिर वापस नीचे आता है और फिर कहां जाता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो इसको बोलते हैं हम, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। तो आपका जो मास है वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो बेसिकली ऑसिलेट कैसे कर रहा है, वापस तुम सब ध्यान से देखना। तो आपका मास पहले यहां था, मान लो कि आप इसको यहां लेके गए, फिर आपने रिलीज किया, तो ये वापस अपनी जगह पे आता है, फिर कहां जाता है, पीछे की तरफ जाता है, फिर वापस अपनी जगह पे आता है, फिर कहां जाता है, आगे की तरफ जाता है। तो ये जो पोजीशंस होती है ना, ये वाली पोजीशन, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। इन पोजीशंस को हम क्या बोलते हैं, ये आपकी कौन सी पोजीशंस होती हैं, एक्सट्रीम पोजीशंस। एक्सट्रीम का मतलब है कि ये कितना आगे आया या कितना पीछे गया। और ये जो पोजीशन है ना, इस पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। इसको हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। और याद रखना, मीन पोजीशन वो होती है जहां पे नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। तो कोई भी ऑसिलेशन कैसे होता है, आपके मीन पोजीशन से मास आगे जाता है, फिर वापस अपनी जगह पे आता है, फिर पीछे जाता है, फिर वापस अपनी जगह पे आता है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका ऑसिलेशन होता है। तो ये जो पोजीशन है ना, ये वाली, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। और ये जो पोजीशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। तो ये होता है आपका ऑसिलेशन। किसी को अब तक कोई डाउट है ऑसिलेशन में, तो एक बार पूछ सकते हो कि तुम सबने ऑसिलेशन लाइफ में देखा होगा यार, सबने ऑसिलेशन देखा ही होगा यार। वो घर में पता है क्या होता है, कभी मान लो ताला है, ताले की अपन चाबी लटकाते हैं, और कभी चाबी को थोड़ा ऊपर से छोड़ना, बहुत देर तक चाबी झूलती रहती है, झूलती रहती है। तो वो भी क्या है, ऑसिलेशन है ना। तो लिख लो अपनी कप में, ऑसिलेशन होता क्या है। ऑसिलेशन में लिखो अपनी कप में, व्हेन एनी मास और ऑब्जेक्ट, व्हेन एनी मास और ऑब्जेक्ट oscillates about a point, when any mass or object oscillates about a point with low frequency, with low frequency, frequency कम होनी चाहिए, with low frequency, then the motion is oscillation, then the motion is oscillation। तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल और तुम समझना। सपोज करो कि ये कोई दीवार है और मान लो कि यहां पे कोई स्प्रिंग है और यहां पे एक मास है एम। मान लो कि मैं इस मास को 2 मीटर आगे लेके गया। कहां पे लेके आया, इस मास को मैं 2 मीटर आगे लेके आया और मान लो मैंने रिलीज किया, तो होगा क्या, पहले ये वापस अपनी जगह पे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर घूम के वापस यहां पे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर वापस घूम के यहां पे आएगा, पीछे जाएगा, फिर वापस मीन पे आएगा, फिर आगे जाएगा। तो ये वाली जो पोजीशन होगी ना, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। पर आपका मास किस पॉइंट के हिसाब से ऑसिलेट कर रहा है, इस पॉइंट के हिसाब से, तो इनको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, अपनी कॉपी में लिखो, एम्पलीट्यूड। टॉपिक लिखो एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ
extreme position, the distance of extreme position from mean position is amplitude. The distance of extreme position मतलब आपका पार्टिकल कितना आगे आएगा या आपका पार्टिकल कितना पीछे जाएगा, इसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड. तो डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन फ्रॉम मीन पोजीशन is called as amplitude. इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड. जैसे सपोज करो कि आपका पार्टिकल x इक्वल टू 2 पे है और वो x इक्वल टू 5 पे जाता है. कहां जाता है? x इक्वल टू 5 पे घूम के वापस आता है और फिर मान लो वो पीछे जाता है x इक्वल टू -1 पे. तो x इक्वल टू 2 पे है. ध्यान से देखो, पहले वो 3 मीटर आगे जाता है. 3 मीटर मतलब 2 और 3 5, फिर वापस 3 मीटर पीछे आता है. 3 मीटर पीछे आता है तो वो कहां चला जाएगा? -1 पे, क्योंकि -1 के बाद 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 1 1 1 3. तो ध्यान से देखो, इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 3 मीटर. क्योंकि वो x इक्वल टू 2 से पहले तो 3 मीटर आगे जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा? 5 पे. फिर 3 मीटर पीछे जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा? -1 पे. तो याद रखना, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन के 3 मीटर आगे तक जाता है तो पीछे भी कितना जाएगा? पीछे भी 3 मीटर ही जाएगा. तो दोनों डायरेक्शन में आपका एम्पलीट्यूड बराबर होता है. जितना आगे जाएगा उतना ही पीछे जाएगा. तो अब तक एम्पलीट्यूड में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है द डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. द डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड. लिख लो अपनी कॉपी में. सर हाँ पूछो. सर अगर मेन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 है तो फिर वो वापस पीछे क्यों जाएगा? क्योंकि शुरू में अपन ने इस मास को आगे आगे एक ऑसिलेशन चालू जब होता है ना ऋषिता, जब ऑसिलेशन चालू होता है तब हम मास को कुछ एनर्जी देते हैं. तो मास के पास हमेशा वो एनर्जी रहती है. तो जब तक फ्रिक्शन नहीं होगा या जब तक आप उसको रोकोगे नहीं तो वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा. ओके सर. तो लिखो अपनी कॉपी में, एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब है द डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. जैसे मान लो कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है. सपोज करो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सब मुझे आंसर करना है इस क्वेश्चन का. मान लो कि ये कोई एक्सिस है पर आपका पार्टिकल x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू मान के चलो 8 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है. किसके बीच में कर रहा है? 9 कर दो, एक काम करो. x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 9 के बीच में से ऑसिलेट कर रहा है. तो एक तो आपको मुझे बताना है कि इसका एम्पलीट्यूड कितना है. दूसरा आपको मुझे बताना है कि इसकी मीन पोजीशन कितनी है. दो चीजें बतानी है. ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर. दो चीजें बतानी है आपको. ट्राई करो, लगाओ दिमाग. हर्ष कितना आ रहा है? ऋषिता सोच. एक पार्टिकल x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 9 के बीच में क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है ऐसे. तो आपको बताना है कि उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा और उसकी मीन पोजीशन कितनी होगी. सोचो. सर 6. नहीं, देखो ध्यान से देखो, वापस सब ध्यान से सुनना. ऑसिलेशन में क्या होता है? पार्टिकल एक पॉइंट के हिसाब से ऑसिलेट करता है. इसका मतलब क्या है? पार्टिकल उस पॉइंट से आगे जाता है, फिर घूम के वापस उस पॉइंट पे आता है, फिर पीछे जाता है, फिर घूम के वापस उस पॉइंट पे आता है. तो ये एक पूरा ऑसिलेशन है. इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड. और याद रखना, जितना वो आगे जाएगा उतना ही वो पीछे जाएगा. आया समझ में? तो ध्यान से देख, पार्टिकल 3 और 9 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है. तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 9 में से 3 गए 6. तो 6 इक्वल टू कितना आ गया? 2a. तो एम्पलीट्यूड कितना आ गया? 3 मीटर. तो बेसिकली हो क्या रहा है? तो पार्टिकल x इक्वल टू 6 के हिसाब से क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है. तो मीन पोजीशन तो कितनी आ गई? 6 आ गई. एम्पलीट्यूड कितना आ गया? 3 मीटर आ गया. क्यों? देख, पहले वो 3 मीटर आगे जाएगा तो 9 पे, फिर 3 मीटर पीछे आया, फिर वो 3 मीटर पीछे जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा? 3 पे,
फिर वापस वो मीन पोजीशन पे आ गया। तो कोई भी ऑसिलेशन कहां पे होता है, किसी मीन पोजीशन के हिसाब से होता है। तो इनको तो बोलते हैं हम एक्सट्रीम पोजीशन, इसको बोलते हैं हम मीन पोजीशन, और इन दोनों के बीच में जो दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ए बोलते हैं। किसी को इसके आंसर में कोई डाउट है तो पूछो। ओके, एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। मान लो कि मैं तुम्हें पूछूं, सपोज करो कि एक पार्टिकल x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 14 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। मतलब, तो आप मुझे बताओ, एक तो एम्पलीट्यूड कितना होगा और दूसरा आप मुझे बताओ कि मीन पोजीशन कितनी होगी। मतलब वो x इक्वल टू 8 और 14 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, तो बीच में कहीं मीन पोजीशन होगी। मतलब वो आगे जा रहा होगा, फिर वापस आ रहा होगा, फिर पीछे जा रहा होगा, फिर जगह पे आएगा। तो ये एक पूरा ऑसिलेशन हो गया। तो इस तरीके से वो ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऐसे। तो आप मुझे बताओ कि इसकी मीन पोजीशन क्या होगी और उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। सोचो, लगाओ आशीष भाई, दिमाग Sir, लगाओ, कितना आ रहा है। sir, amplitude is 3. एम्पलीट्यूड 3, करेक्ट। क्योंकि अगर ये मीन पोजीशन है तो वो आगे भी कितना जाएगा ए, पीछे भी कितना जाएगा ए। तो ये कितना हो गया 2a, और 2a कितना हो गया 14 में से 8 गए, कितने बचे 6। तो एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा 3, और मीन पोजीशन 11 आ जाएगा। क्योंकि मान लो ये x इक्वल टू 11 है, तो वो 3 आगे जाएगा तो 14 पे, फिर जगह पे आया, 3 पीछे गया तो 8 पे, फिर जगह आया। तो ऐसे वो ऑसिलेट करता जाएगा। तो ये आपका ऑसिलेशन है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट है, वंश कोई डाउट है, विदुषी कोई डाउट है पूछो, कामाक्षी कोई डाउट है, ऋषिता कोई डाउट है तो पूछो, हिमांग भाई कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा। अब तक हमने ये पढ़ा कि एक मीन पोजीशन होती है, दो एक्सट्रीम पोजीशन होती है, और पार्टिकल मीन और एक्सट्रीम के बीच में क्या करता है, वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है। और मीन और एक्सट्रीम के बीच में क्या दूरी होती है, एम्पलीट्यूड दूरी होती है। ठीक है। अच्छा, अब तुम सब एक चीज ध्यान से सुनना। तुम लोगों ने सब ने कभी साइन फंक्शन का और कोसाइन फंक्शन का ग्राफ देखा है? अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो मैं तुम्हें बताता हूं कि साइन का ग्राफ कैसा होता है। ऐसा होता है, देखो, साइन 0 0 होता है, 90 पे साइन की वैल्यू 1 होती है। अगर तुम्हें नहीं पता है, साइन 180 वापस 0 होता है, और साइन 270 डिग्री पे साइन की वैल्यू -1 होती है, और साइन 360 वापस क्या होता है, 0 होता है। तो साइन का ग्राफ कैसा बनता है, साइन का ग्राफ ऐसा बनता है, इस तरीके से। अगर तुमने कभी साइन फंक्शन का ग्राफ ना देखा हो तो साइन का ग्राफ ऐसा होता है, एक साइकिल, फिर दूसरी साइकिल, फिर तीसरी साइकिल। तो इस तरीके से साइकिल्स होती हैं। और कोसाइन का ग्राफ भी डिट्टो ऐसा होता है, बस कॉस का ग्राफ चालू 1 से होता है। तो कोसाइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। तुम लोगों ने देखा है कभी साइन और कोसाइन का ग्राफ? तो ये होता है साइन का ग्राफ, ये होता है कोसाइन का ग्राफ। तो अब मैं तुम्हें ये क्यों पढ़ा रहा हूं, साइन कोसाइन, तो अब तुम इसको समझना। देखो, तो साइन का ग्राफ कैसा होता है, तो अपन एक साइकिल को समझते हैं। अपन क्या करते हैं, एक साइकिल को समझते हैं। तो साइन का ग्राफ कैसा होता है, देखो ऐसा होता है। तो देखो, ग्राफ चालू हुआ, टॉप पे गया, फिर वापस जगह पे आया, फिर पीछे की तरफ गया, फिर वापस जगह पे आया। और आप मुझे बताओ, ऑसिलेशन में क्या होता है, पार्टिकल चालू होता है, टॉप पे जाता है, फिर वापस जगह पे आता है, फिर पीछे की तरफ जाता है, फिर वापस जगह पे आ जाता है। ध्यान से देखो, ये दोनों चीजें एक जैसी है। चालू हुआ, टॉप पे गया, तो पार्टिकल चालू हुआ, टॉप पे गया, फिर वापस पार्टिकल जगह पे आया, वापस पार्टिकल अपनी जगह पे आ गया, फिर नीचे की तरफ गया, तो पार्टिकल पीछे की तरफ गया, वापस जगह पे आया, ये वापस जगह पे आ गया। तो इसलिए ऑसिलेशन को हम लोग दो फंक्शन से स्टडी कर सकते हैं, साइन से भी स्टडी कर सकते हैं और कोसाइन से भी स्टडी कर सकते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप साइन और कॉस दोनों से ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से ऑसिलेशन को स्टडी कर सकते हो। तो याद रखना, हम लोग जो ऑसिलेशन पढ़ेंगे उनकी इक्वेशन होगी ये, तो लिखो अपनी कॉपी में, इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर ऑसिलेशंस, इक्वेशंस फॉर ऑसिलेशंस।
तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो अब इसमें मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन मैंने लिखी, इस इक्वेशन का मतलब क्या है तुम समझना। x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। x का मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। तो अगर पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो x लिखो, अगर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो y लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। a मैंने तुम्हें अभी बताया, a का मतलब होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अभी अपन ने पढ़ा कि मीन से कितना आगे जाता है या मीन से कितना पीछे जाता है। और ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का मतलब क्या होता है, ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t, और यहां पे t होता है टाइम पीरियड। लिख लो अपनी कॉपी में, आराम से लिख लो। t का मतलब होता है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम फॉर वन ऑसिलेशन। टाइम फॉर वन ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, एक ऑसिलेशन मतलब पूरा ऑसिलेशन, कि पार्टिकल चालू होकर टॉप पे गया, वापस जगह पे आया, फिर पीछे गया, वापस जगह पे आया। तो ये पूरा एक ऑसिलेशन होता है। तो इसमें जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/t। और ओमेगा होता क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ए मतलब एम्पलीट्यूड, एक्स का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, कि आपका पार्टिकल एक्स में वाइब्रेट कर रहा है। अगर वाई में कर रहा है तो आप क्या लिखोगे, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। और याद रखना, आप यहाँ पे साइन ओमेगा टी भी पुट कर सकते हो, कॉस ओमेगा टी भी पुट कर सकते हो। कब क्या पुट करना है मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं तुम्हें एक सिंपल क्वेश्चन पूछिए, लिख लो अपनी कॉपी में लिख लो। फिर मान लो कि मैं तुम्हें एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, तुम सबको उसका आंसर करना है। वंश, ये जो टी होता है ना वंश, ये टी कांस्टेंट होता है। जैसे मैं तेरे को बोल दूं कि ऑस्सिलेशन में टाइम लगेगा 2 सेकंड, तो ये टी तो कांस्टेंट होता है। और ये छोटा वाला टी जो होता है ना, ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब है कि मान ले मैं तुझे पूछूं कि बता 1 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ है, 2 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ है, 10 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ है, 20 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ है। तो ये टाइम तू यहां पुट कर सकता है टी की जगह। बड़ा टी कांस्टेंट है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन का आंसर तुम लोग करना। तो क्वेश्चन है ये, इफ इक्वेशन फॉर ऑसिलेशन इज y इक्वल टू 2 साइन पाई टी। ऑसिलेशन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2 साइन पाई टी। फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, देखो पहला पहला है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। तो आपको बताना है वाइब्रेशन का डायरेक्शन क्या होगा। दूसरा आपको पता करना है एम्पलीट्यूड। तीसरा आपको पता करना है ओमेगा कितना है। चौथा आपको पता करना है टाइम पीरियड कितना है। और पांचवा आपको पता करना है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन एट टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड। अब देखो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे करते। देखो आपको ऑसिलेशन की इक्वेशन क्या दे रखी है, y इक्वल टू 2 साइन पाई टी। देखो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन पूछा है, तो वो क्या होगा, y। क्योंकि यहां पे अगर x लिखा है तो x, y लिखा है तो y, z लिखा है तो y, z। इधर जैसे ही आपको इक्वेशन मिले, इसके नीचे एक लिख लिया करो ऐसे, a साइन ओमेगा टी। और ऊपर इक्वेशन लिख लो ये 2 साइन पाई टी। अब कंपेयर करो, साइन के साथ a, साइन के साथ 2, तो एम्पलीट्यूड कितना आ गया, 2 मीटर। टी के साथ ओमेगा, टी के साथ पाई, तो ओमेगा कितना आ गया, पाई रेडियन पर सेकेंड। बड़ा टी निकालना है तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t। तो ओमेगा तो आपको पाई दे रखा है, तो 2π/t, पाई से पाई गया, तो टाइम पीरियड कितना आ गया आपका, 2 सेकेंड। और फाइनल क्वेश्चन मैंने पूछा कि बताओ टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे पोजीशन क्या है। तो आपको क्या करना है, अब वंश ध्यान से देखना, अब ये जो 1 सेकेंड है ये छोटे टी की जगह पुट करते हैं। तो 2 साइन पाई, क्योंकि टी तो 1 है और साइन 180 क्या होता है, 0। तो पोजीशन क्या आ गई, 0। तो इसका मतलब क्या है कि आपका पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इस तरीके से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर जगह पे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर जगह पे आया, फिर नीचे जाके फिर जगह पे आया। और 1 सेकंड पे आपका पार्टिकल कहाँ है, y इक्वल टू 0 पे। अब कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो इस क्वेश्चन में।
कोई भी डाउट है इस इक्वेशन में तो आप क्लियर कर सकते हो प्लीज यार। ऋषिता कोई डाउट है, कामाक्षी कोई डाउट है तो पूछो। हिमांग भाई कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है सर? No doubt, sir. नो डाउट, ओके, कोई डाउट नहीं है। तो अब देखो, अब आगे बढ़ने से पहले अब तुम सबको एक मैं चीज सिखा रहा हूं, उसको तुम समझना। साइन थीटा को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलता है कॉस थीटा, लेकिन कॉस थीटा को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलता है साइन थीटा। इतना तो मैं देखो पहले मैं पढ़ा चुका हूं एक बार, लेकिन याद रखना अगर मैं पूछूं कि बताओ साइन 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो याद रखना साइन 2t का डिफरेंशिएशन कॉस 2t, साइन का कॉस होता है, लेकिन याद रखना इस 2t का होगा 2, तो मल्टीप्लाई कर देना 2 से। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं मान लो कि साइन 60 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो साइन का होता है कॉस, तो एक बार साइन 60 का कितना हो जाएगा कॉस 60, और फिर 60 का तो इंटू कर देना 6। ठीक है, उसी तरीके से मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ कॉस 40 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कॉस का तो क्या होता है माइनस साइन, तो एक बार आप क्या लिखना माइनस साइन 40, और 4t का क्या होता है 4t का होता है इंटू 4, तो ये आ गया इंटू 4। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? सपोज करो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या है, तो cos 2t का कितना हो जाएगा माइनस साइन 2t, क्योंकि cos थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, पर 2t का कितना हो जाएगा 2, तो इस अंदर वाले को मत भूल जाना। तो इस तरीके से करते हैं। किसी को अब इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो पूछो, किसी को इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो पूछो। हाँ वंश करेक्ट है, बस साइन वाले में नेगेटिव लगा देना। क्लियर है? अच्छा, जैसे मान लो कि अब टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, पोजीशन कॉमा वेलोसिटी कॉमा एक्सलेरेशन इन ऑसिलेशन। और याद रखना अगर आपके ऑसिलेशन में साइन और कोसाइन फंक्शन है तो उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वर्ड है। अब तुम ध्यान से देखना कि मैंने जो पढ़ाया वो कैसे काम आएगा। देखो सपोज करो तुम्हारी इक्वेशन है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो आप खुद मुझे बताओ अगर आपका पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी तो होगी, तो v क्या होता है dx अपॉन dt। अब तुम ध्यान से देखना मैं x को कैसे डिफरेंशिएट करूंगा। देखो ये a को तो ऐसे रहने दो, a को मत छेड़ो, a को देखो a अगर अकेला होता तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता, पर a के साथ साइन ओमेगा टी है तो a को ऐसा कैसा रहने दो। और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन अभी मैंने तुम्हें बताया साइन थीटा का कॉस थीटा, तो साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा ओमेगा। तो आपका वेलोसिटी कितना आ गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये तो क्या आ गई आपकी वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी है तो एक्सलेरेशन भी हो सकता है, तो एक्सलेरेशन क्या होता है डीवी अपॉन dt, ये होता है एक्सलेरेशन। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो एक्सलेरेशन आ जाता है। तो अब क्या करना है देखो ए ओमेगा को आपको नहीं छेड़ना है, इसको ऐसा कैसे रहने दो, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी, अभी अपन ने पढ़ा याद है कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और ओमेगा टी का इंटू ओमेगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है साइन ओमेगा टी। लिख लो अपनी कॉपी में। तो ये तो पोजीशन की इक्वेशन, ये वेलोसिटी की इक्वेशन, और ये एक्सलेरेशन की इक्वेशन। लिख लो एक बार अपनी कॉपी में इसको। वापस नहीं करूं, वापस कर लूंगा कोई नहीं, वर्ष एक बार लिख ले फिर वापस करता हूं। देखो x क्या दे रखा था मैंने ए साइन ओमेगा टी, ये तो पोजीशन है। वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन dx बाई dt। अब देखो इस a को मत छेड़ो क्योंकि a तो कांस्टेंट है, उसको ऐसा कैसे लिख दो। अगर a अकेला होता तो उसका डिफरेंशियल 0 हो जाता,
पर ए के साथ तो साइन ओमेगा टी है तो जीरो नहीं होगा। ए को ऐसा कैसा लिखो, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी। अभी मैंने बताया साइन थीटा का कॉस थीटा, ओमेगा टी का इंटू ओमेगा। याद है अगर 2t था तो मैंने 2 बार निकाल दिया, 4t था 4 बार निकाल दिया। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना आया, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। और एक्सलेरेशन क्या होता है, एक्सलेरेशन होता है डीवी बाई डी टी। तो वापस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है। तो अब ओमेगा ए को मत छेड़ो क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, ऐसा कैसा रहने दो। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या होता है ओमेगा। तो आप सब मल्टीप्लाई करो, कितना आया देखो, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। आया समझ में? अब भी कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वंश क्लियर हुआ कि डाउट है बेटा? यस सर क्लियर है। क्लियर है? अच्छा अब तुम सब ध्यान से देखो, सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार, प्लीज यार। हर्ष क्लियर है? Yes, sir, it's clear. प्रवीर भाई, आशीष भाई, हिमांग भाई, विदुषी, ये तुम्हें क्लियर नहीं हो तो बोलो यार। ये पूरा चैप्टर यही है, तुम्हारा अभी क्लियर नहीं होगा तो आगे कुछ हवा नहीं लगने वाली है। ठीक है, अच्छा क्लियर है तो एक क्वेश्चन करके बताओ। चलो एक क्वेश्चन करके बताओ। क्वेश्चन ये है, इफ x इक्वल टू 2 साइन 2t फाइंड v एंड a। तो आप मुझे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिख के बताओ, अभी पता पड़ जाएगा कितना क्लियर है। करो, ट्राई करो। चेक करो, x इक्वल टू 2 साइन 2t, आपको v बताना है और a बताना है। तो v क्या होगा, dx अपॉन dt। आप 2 को मत छेड़ो, 2 को 2 रहने दो। साइन 2t का डिफरेंशिएशन cos 2t, और 2t का कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 cos 2t। ये तो आ गया v। और एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। अब इस 4 को मत छेड़ो, ऐसा कैसा रहने दो, cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t, और 2t का कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा माइनस 8 साइन 2t। आया समझ में कि नहीं समझ में आया मैंने कैसे किया? x से v निकाला और v से a निकाला। कोई डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट है तो पूछो कि सर आपने कैसे किया ये। हिमांग डाउट है, कामाक्षी डाउट है तो पूछो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन ए एंड एक्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो अब कैसे निकालते रिलेशन, ध्यान से देखो। एक्स का फॉर्मूला क्या था, ए साइन ओमेगा टी। तो वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt। तो अब देखना, ए को ऐसा कैसे रहने दो, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी का क्या होता है ओमेगा। तो अपना वेलोसिटी कितना आया था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कोई डाउट तो नहीं है? एक्सेलरेशन क्या होता है वो भी मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, dv बाई dt। तो ए और ओमेगा को रहने दो, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी का ओमेगा। तो ये कितना आया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी आया था। लेकिन आप खुद मुझे बताओ,
ए साइन ओमेगा टी क्या है? एक्स है। ए साइन ओमेगा टी एक्स है कि नहीं? तो एक्सलेरेशन का फॉर्मूला कितना आया? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख लो। ए एक्सलेरेशन है, एक्स पोजीशन है। तुम्हें समझ में आया कैसे आया? इसकी जगह मैंने एक्स लिख दिया। Yes, sir. ठीक है, तो जैसे मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, ये लिख लो, एक बार लिख लो। जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कि इफ a इक्वल टू माइनस 4x फाइंड ओमेगा एंड टाइम पीरियड। तो पहले तो आपको चेक करना है कि क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। कैसे चेक करते हैं? ए के फॉर्मूले में माइनस होना जरूरी है, ए के फॉर्मूले में एक्स होना जरूरी है, दोनों है तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। ए इक्वल टू माइनस 4x है, तो अभी अपन ने पढ़ा ए क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस 4x। माइनस से माइनस गया, एक्स से एक्स गया, तो ओमेगा कितना आएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ओमेगा स्क्वायर 4 है, ओमेगा 2, और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी इक्वल टू 2, 2 से 2 गया, तो आपका टी कितना आ गया? पाई सेकेंड। आया तुम्हें समझ में इसका आंसर की नहीं समझ में आया? Yes. क्लियर हुआ मैंने कैसे किया कि नहीं क्लियर हुआ? तो अगर आपको एग्जाम में ए दे रखा है तो उससे आप सीधा क्या निकाल सकते हो? इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक चीज तुम याद रखना। कौन सी चीज? ध्यान से देखो। ए इक्वल टू, देखो ए शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स रेज टू पावर एन, और एन अगर ऑड है तो ये किसकी इक्वेशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की। जैसे अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मान लो ए इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब है, मान लो ए इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5 है, मान लो ए इक्वल टू माइनस एक्स रेज टू पावर 7 है, और मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इन चारों में से कौन सी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है? ये वो कैसे चेक करते हैं? एक तो माइनस होना जरूरी है, बिना माइनस के तो बात ही खत्म। माइनस नहीं है तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। ठीक है, अब जो x की पावर इट शुड बी ऑड, तो माइनस है माइनस है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 7 है, तो ये दोनों इक्वेशन है। ये मान लो आ जाता कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स रेज टू पावर 8, तो माइनस तो है लेकिन पावर इवन नहीं होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए? ऑड। तो इससे पता पड़ता है कि आपका एसएचएम है सिंपल हार्मोनिक मोशन की नहीं है। आया तुम्हें समझ में? लिख लो इसको अपनी कॉपी में। सर पावर इवन होने से क्या होगा फिर? वो एसएचएम फिर फॉलो नहीं करेगा। देख, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हर्ष क्या होता है कि पार्टिकल अगर आगे जा रहा है तो थोड़ी देर के बाद वो वापस पीछे आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्सलेरेशन नेगेटिव होना चाहिए। उसी तरीके से अगर पार्टिकल पीछे जा रहा है तो थोड़ी देर के बाद उसको आगे आना चाहिए। इसका मतलब एक्स नेगेटिव है तो ए पॉजिटिव होना चाहिए। तो तू ध्यान से देख, अगर एक्स भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए और एक्स अपोजिट होने चाहिए। एक्स पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव, एक्स नेगेटिव है तो ए पॉजिटिव, इसलिए यहां पे माइनस आना जरूरी है। ओके सर। ठीक है, अच्छा अब देखो, तो नेक्स्ट क्लास में एक तो हम पढ़ेंगे v और x का रिलेशन, फिर हम पढ़ेंगे कि वेलोसिटी, एक्सलेरेशन, पोजीशन की मैक्सिमम वैल्यूज क्या होती है, और फिर 2 टॉपिक हम पढ़ेंगे, स्प्रिंग मास सिस्टम और सिंपल पेंडुलम। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये 5 टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। तो ऑसिलेशन वेव्स पे करीबन अपनी 7-8 क्लास जाएगी, तो करीबन 1-2 वीक, 2.5 वीक, और फिर अपन रिवीजन करेंगे। लेकिन अब तुम ध्यान से सुनना, अब हर वीक, जैसे इस वीक तो मैं कोई भी क्लास की जगह टेस्ट नहीं रखूंगा, अब
प्लीज यार क्योंकि मैं क्लास की जगह टेस्ट रखता हूँ तो और भी तुम सबमिट करते हो, बाकी तो तुम करते ही नहीं हो, तो अगर मैं बाकी भी भेजूं तो भी तुम्हें सबमिट करना है, ठीक है? और कुछ डाउट है तो पूछो, क्योंकि टाइम कम है तो ये टॉपिक हो नहीं पाएगा आज। और कुछ डाउट है तो पूछो। ओके, तो मैं तुम्हें ये स्लाइड भेज दूंगा, है ना? रिकॉर्डिंग मैंने लास्ट क्लास की भी, हाँ तुम्हारे टेस्ट जो है वो मैं तुम्हें शाम तक मार्क्स भेज दूंगा तुम्हारे, ठीक है? और ये मैं तुम्हें भेज दूंगा रिकॉर्डिंग और स्लाइड, ठीक है? चलो ओके यार, बाय बाय। ओके बाय बाय।